बीबीसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिन बाद आपसे फेसबुक लाइव पर मेरी बातचीत हो रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है संसद में। देखिए, बजट के बारे में एक बात है कि ये हमारी ज़िंदगी में तो आता है लेकिन समझ में नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इस बजट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी, और उस अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, पर्सनल फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट DK मिश्रा जी। वही आपको बताएंगे कि क्या सरकार टैक्स को लेकर क्या कह रही है, रोज़गार को लेकर क्या कह रही है, कृषि को लेकर क्या कह रही है, जिसके बारे में पिछले पूरे साल चर्चा होती रही, क्रिप्टो करेंसीज और देश की प्रॉपर्टीज़ की जो डाइवेस्टमेंट की बात चल रही है, उसको लेके क्या क्या बातें हो रही हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखते रहिए। हम कोशिश करेंगे उन्हें अपनी बातचीत में लेने के लिए, उनका आंसर करने के लिए। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि ओपिनियन नहीं दीजिए, क्योंकि ओपिनियन देने से पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम सवाल करते हैं। DK मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि मार्केट एकदम अप हो गया है, बजट अभी पेश हुआ है, ये मार्केट अप और डाउन का क्या मतलब है? जी देखिए, मार्केट इस बजट के ओवरऑल एनालिसिस के करने के बाद उसके फायदे देखता है, या देश के लिए या व्यक्तिगत फाइनेंस के लिए या कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जो फायदे देखता है उसको लेके रेट करता है, ओवरऑल इवैल्यूएशन करता है कि देश किस दिशा में आर्थिक गतिविधियों में जा रहा है। इस वजह से मार्केट अप हो रहा है। जहाँ तक इस बजट की बात है, जो कि एक बहुत ऑब्वियस ही एक प्रतीक्षा रहती है कि बजट आएगा तो ये होगा वो होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। तो बजट को देखने का आयाम हमारा किस तरह से है, उसी के ऊपर हम इस बजट को एनालिसिस करते हैं। ये अमृत महोत्सव का वर्ष है और हमें ये मालूम है कि भारत एक राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग राष्ट्र को बना रहे हैं, देश और सरकार सब लोग मिलकर राष्ट्र को बना रहे हैं। उसी दिशा में अगर हम व्यक्तिगत फायदों को अभी थोड़ा किनारे रख के राष्ट्र की तरफ देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, तो निश्चित तौर से ये बजट उस तरीके से बनाया गया है जिसमें एक विज़न है, एक दूरदृष्टि है। उसमें एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बड़ा जोर देगी। जिस तरह से कर का संग्रह बढ़ा है, खासतौर से अप्रत्यक्ष कर का GST के फॉर्म में, और जिस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन दिया जा रहा था या किया जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर दिया जाएगा, उस पर एक बम्पर बूस्ट दिया गया है। आप देखें तो 7.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर है, और स्टेट के साथ मिलकर देखें तो एक GDP का बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने का योजना है। तो ये ओवरऑल जो जिस तरह का विज़न दिया गया है, तो उस विज़न को देखते हुए और ये देखते हुए कि अगले 5 वर्षों में इस भारत की क्या दशा होगी, किस तरह का शेप लेगा, किस तरीके से हमने देखा। एक चीज़ और मैंने नोट किया कि ये बजट इस बार पिछले वर्ष से शुरू हुआ था कि डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया। डिजिटल व्यवस्थाओं पे बहुत जोर दिया जा रहा है सरकार का। डिजिटल करेंसी को ले लीजिए, डिजिटल एजुकेशन को ले लीजिए, डिजिटल माध्यम से मनी ट्रांसफर्स को ले लीजिए, डिजिटल बैंकिंग को ले लीजिए। इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को दूर दराज तक पहुंचाने का है, हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसान हो, जो कि बार बार ये होता है कि भाई किसानों के लिए क्या किया जा रहा है, यूथ के लिए। सरकार की कुछ सीमाएँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल बजट को मार्केट इसलिए चेयरअप कर रहा है कि ये ग्रोथ का बजट है। पर्सनल टैक्सेशन में ज़रूर कोई बदलाव नहीं है, किसी तरह का कोई ना अच्छा है ना बुरा है, कोई बढ़ावा नहीं है, कोई टैक्स की बढ़ावा नहीं है, लेकिन देश के लिए ये ग्रोथ बजट है, विकास का बजट है, आत्मनिर्भरता का बजट है, ऐसा मेरा प्रारंभिक आकलन है। तो जैसे अभी आपने कहा पर्सनल टैक्स को लेके बात हुई, ये जो टैक्स को लेके हर साल जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो सोचते हैं, चाहे मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, वो सोचते हैं कि इस बारी कुछ मिलेगा हमको। हर बारी कुछ ना कोई उम्मीद होती है, लेकिन शायद इस बारी उस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी। क्यों? जी, कि टैक्स में कोई बदलाव होगा, टैक्स स्लैब हमें जैसा कि याद होगा, पिछले वर्ष सरकार ने एक रियायत दिया था, 2 विकल्प दिए थे कि आप चाहें तो टैक्स से जुड़े हुए चीज़ों में सेविंग करके टैक्स कम करें अपना, अन्यथा दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि टैक्स सेविंग आप करें या न करें, आप उस टैक्स सेविंग का बेनिफिट न लें तो आपको एक लोअर टैक्सेशन का एक स्लैब दिया गया था, और उससे काफ़ी करदाताओं को लाभ हुआ। और ऐसा माना जा रहा था कि नए टैक्स स्लैब्स को फॉलो करने के बाद बगैर निवेश के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरकार
से आपकी उम्मीद रहती है कि टैक्स कम कटे या निवेश अगर आप कम करने की कंपल्सन हो तो आपके हाथ में थोड़ा पैसा बढ़ता है। वो पैसा बढ़ाने का काम नए टैक्स स्लैब ने पिछले वर्ष किया था और उसका सफल प्रयोग होने की वजह से हम लोग ऐसा समझ रहे थे एज एक्सपर्ट कि इस वर्ष टैक्स के कर ढांचा में कोई बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं होगा। छोटी मोटी ज़रूरत के हिसाब से रेशनलाइजेशन होना या कुछ कमियों खामियों को दूर करना, वो एक सहज सी बात थी कि उसको होना था, लेकिन कोई बड़ा बदलाव हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, बजट के आने से पहले भी आप यही कह रहे थे कि कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि टैक्स स्लैब में कुछ अंतर होगा, लेकिन इंश्योरेंस को लेके शायद कुछ बदलाव मिलना चाहिए जी। ऐसा होता है कि कुछ परिवेश ऐसा चल रहा है, जो इस तरह से पैंडेमिक आया तो लोगों के ऊपर मेडिकल के प्रति बहुत जागरूकता आई, मेडिकल खर्च के ऊपर इंश्योरेंस के लिए लोग बहुत सजग हुए। टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लीजिए। तो खासतौर से अर्बन पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन जो अभी अपनी सैलरी से पैसे खर्च करता है, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं अभी भी प्रोसेस में है, उतना डेवलप नहीं हुई हैं, तो उनको ये उम्मीद थी कि अगर सरकार कुछ मेडिकल इंश्योरेंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी करे या मेडिकल एक्सपेंसेस में कुछ रियायत दे तो वो थोड़ी सहूलियत होती, ऐसी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन शायद उस दिशा में सरकार का विचार नहीं होगा तो इसलिए वो नहीं किया गया। जी। दूसरा, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी हैं, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट टैक्स भी पहले रिड्यूस किया गया था जी। फिर उसके बाद 5 लाख का एग्जाम्पशन भी दिया, उसमें भी 2 करोड़ लोग तो उसी से बाहर हो गए थे। तो ऑब्वियसली ये जो टैक्स का स्लैब का चेंज होने में ज़्यादा हमें अंतर लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है ना जी। तो महंगाई बढ़ रही है तो फिर हमारा टैक्स उस तरह से कम क्यों नहीं हो रहा? टैक्स तो हम सब चीज़ों पे दे ही रहे हैं। जी। देखिए, आपको सुकून कैसे मिलता है, आपको रिलीफ कैसे मिलता है, ये सोचने की बात है। वो हर टैक्स पेयर के माइंड में रहता है, चाहे वो सरकार रियायत के रूप में दे चाहे सुविधा के रूप में दे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है और ख़ास तौर से टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास हर वर्ष सरकार से एक अपेक्षा रखते हैं कि सरकार, क्योंकि वो अच्छा खासा टैक्स देते हैं और सरकार ने खुद कहा है पिछले कई वित्त भाषणों में ऐसा सुना गया है कि वो बैकबोन है भारत की अर्थव्यवस्था के और टैक्स देके राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो अब टैक्स पेयर्स के हाथ में अगर पैसा बचे तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए संचय करते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए ध्यान देते हैं। इस तरह की अपेक्षाएं जरूर रहती हैं। तो जो आपने ये कहा कि सरकार का दृष्टि तो जरूर है उनके प्रति, लेकिन उसका प्रारूप अलग है। वो प्रारूप सरकार शायद ऐसा सोचती है कि अगर उनके लिए हम सुविधाएं बढ़ा दें, अगर आपने देखा तो उन्होंने एक विजन दिया है कि अगले 25 वर्षों में अर्बन पॉपुलेशन की संख्या 50% हो जाएगी, तो अर्बन सिटीज़ में क्या क्या सुविधाएं दी जाए। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात किया, उन्होंने रोड की बात किया, उन्होंने दुकानों की बात किया, उन्होंने एक व्यवस्था को इस तरीके से करने की बात किया कि जिससे सारी सुविधाएं उस पॉपुलेशन, उस जनसंख्या को अच्छे से मिल पाएँ, जो अल्टीमेटली उस टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ के माध्यम से मिले। और मिडिल क्लास उसके लिए ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो ईमानदारी से अगर वो इस बात के लिए अगर उसको सुविधाएं मिल जाएं, उसको उसके हाथ में डिस्पोजेबल पैसा बढ़े तो होगा। महंगाई की बात आपने कहा, वो कुछ हद तक बिल्कुल सही बात है कि महंगाई निरंतर बढ़ रही है और ख़ास तौर से जब से क्रूड ऑयल बेकाबू हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय भाव के ऊपर गवर्न होता है, तो सरकार अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा रिलीफ उसको दे के कम किया है, लेकिन महंगाई की वजह से डेफिनेटली मध्यम वर्गीय परिवार पे थोड़ा असर और वो पड़ना स्वाभाविक है। शायद उसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है या सरकार की ये पॉलिसी है कि फिजिकल डिफिसिट को कंटेन रखना, कंट्रोल रखना और आरबीआई की पॉलिसी रखना कि मनी सप्लाई उस तरह से कंट्रोल रखना कि महंगाई बेकाबू न जाए। अभी भी जो उनका टारगेट रेट है 5.6%, उसके अंदर ही महंगाई है, इसलिए उनको बहुत ये गंभीर या गंभीरता से ये विषय नहीं लगता। एक बात और कहिए कि टैक्स पेयर अब अपना जो रिटर्न है वो 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? सुधार कर सकते हैं। देखिए, एक कंप्लायंस के मामले में और ईज ऑफ फाइलिंग आईटीआर के मामले में और थोड़ा हार्डशिप्स करने के लिए टैक्स रिटर्न भरने के बाद ऐसा हुआ करता था कि एक जिस भी वित्त वर्ष का टैक्स रिटर्न एक फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, अगले वर्ष एक वर्ष में आप भर सकते हैं। तो उसके
मियाद खत्म होने के बाद, उसका टाइम खत्म होने के बाद फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे। और रिवाइज न करने से अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई गलतियां रह गई, अगर आपको जानकारी होगी कि अब गवर्नमेंट ने ऐसा रोबोस्ट सिस्टम बना दिया जिससे सारी आपकी आर्थिक सूचनाएं जो हैं आपकी, आपसे निवेश से जुड़े हुए, सेविंग से जुड़े हुए या फाइनेंस से जुड़े हुए, वो सारी चीज़ें आपको रिपोर्टिंग हो जाती है। या ये सिस्टम है जिससे कि सारी चीज़ें वो रिपोर्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन पोर्टल पे सब अवेलेबल है कि आपने इस वर्ष में कितना ब्याज कमाया है, कितना आपने निवेश किया है, कितना एफडी बनाई है, कौन सी प्रॉपर्टी बेची है, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो वेतनभोगी और ख़ास तौर से जो अकाउंट्स रखने में इतने दक्ष नहीं एसएससी रहे हैं, उनके साथ एक समस्या है कि वो बहुत सिंप्लीफिकेशन में कुछ आय उनको बताना छूट जाता था। तो छूट जाने पे उनको पेनल कॉन्सिक्वेंसेज उनके सामने आते। तो सरकार ने एक बहुत सहूलियत वाली योजना शुरू की है जिसमें कि 2 वर्ष का समय दिया है। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 वर्ष तक वो अपनी रिटर्न रिवाइज करके गलतियों को सुधारने का उनको समय दिया है कि वो उसको सुधार के दुरुस्त कर लें, जिससे कि पेनल एक्शन ना हो और लिटिगेशन भी कम हो। एक और टैक्स होता है जीएसटी, जिसके ऊपर बड़ा निर्मला सीतारमण बहुत कह रही हैं कि काफ़ी उनको काफ़ी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। आज भी मैं देख भी रही थी, अखबारों में भी यही है कि रिकॉर्ड जो कलेक्शन है वो है। एक इसका भी जो क्रेडिट ले रही है सरकार, ये कितना सही है? दूसरा, मैंने देखा जब वो ये बात कह रही थी तो एक बार संसद में थोड़ा सा हल्ला सा तो हुआ, कुछ क्वेश्चन हुआ, लेकिन वो हमें समझ नहीं आया वो क्या बात हो रही है, लेकिन वो हल्ला जरूर हुआ। मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली जीएसटी का कलेक्शन एक पिछले वर्ष में एक चुनौती इसलिए बना हुआ था कि 1 लाख का आंकड़ा नहीं पार कर रहा था, 1 लाख करोड़ का। जीएसटी जब वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट आया तो ये उम्मीद की जा रही थी जीएसटी कलेक्शन एक रोबस्ट ग्रोथ होगा, और कुछ लैक्सिटीज थी, कुछ लोगों ने मिसयूज किया सिस्टम को, लेकिन बाद में सरकार ने जब उसको टाइट किया और कंप्लायंसेस बढ़ाए, डिजिटल पोर्टल के कंप्लायंसेस बढ़ाए, चारों तरफ से क्रॉस चेक शुरू किया, तो हमने ये देखा। और पैंडेमिक के बाद खास तौर से जब कंजम्पशन ने रिज्यूम किया, जिस तरीके से इकॉनमी ने वी शेप रिकवरी लिया, के शेप रिकवरी लिया, और रिकवरी के बाद कंजम्पशंस बढ़ने से जीएसटी के कलेक्शन भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ने लगे। तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एक कंजम्पशन के बढ़ने का, एक कंप्लायंसेस को टाइट होने की। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 1,30,000 करोड़ का आंकड़ा 4 से 5 बार इस वर्ष में, जो अप्रैल से शुरू हुआ है, कलेक्शन क्रॉस कर गया। तो इससे आप देखी होंगी कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट सरकार ने लास्ट ईयर फिक्स किया था 6.8, उसी के इर्द गिर्द 6.9 तक जाके कंटेन्ड हो गया। जो फिस्कल डेफिसिट मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो फिस्कल डेफिसिट आप सोच सकते हैं कि आपका जो अंतर होता है आमदनी, देश की आमदनी और उसके खर्चे में, तो वो कहा जा रहा है कि वो अब काफी उसको कर्व कर लिया है सरकार ने, कर्व कंट्रोल कर लिया, जो अनुमान किया था उसी के अंदर है। और ये इसलिए भी अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार अगर वो आपने जैसे कहा कि खर्च ज़्यादा हो, आमदनी कम हो, तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने पे ब्याज देना पड़ता है, ब्याज देने पे फिर वो इकॉनमी पे ही बुरा असर होता है, और जैसा आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं जनता को महंगाई के रूप में फिर से परेशान करेगा। तो उस दिशा में निश्चित तौर से एक ये सफलता हासिल हुआ कि जीएसटी के कलेक्शन से, और पूरी लाइफ टाइम का जो हाईएस्ट कलेक्शन निर्मला सीतारमण जी ने वो पेपर अलग से लेके पढ़ा, जिसपे कि 1,40,000 करोड़ के ऊपर कलेक्शन उन्होंने बताया, तो उस पर थोड़ा हल्ला हुआ। कुछ लोग क्वेश्चन करना चाह रहे थे, कुछ लोग थम्स अप करना चाह रहे थे, लेकिन वो लाइफ टाइम का कलेक्शन हाईएस्ट जीएसटी का होने की वजह से निश्चित तौर से एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है। और ऐसा लगता है कि अगले वर्ष जो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि फिस्कल डेफिसिट 6.4 तक हम कंटेन कर लेंगे, उसमें वो सहायक होगा। जी, एक और मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर पढ़ी बिजनेस स्टैंडर्ड में, जिसमें कहा गया है कि अगर जो सुपर रिच हैं हमारे देश के, अगर उन पर आप 2% वेल्थ टैक्स लगा दें, जी जी, तो हेडलाइन है कि वो कम से कम 1.1 ट्रिलियन रुपए आपको उस टैक्स से मिल सकता है। और जबकि यूएस और यूरोप में इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इंडिया में तो अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, चर्चा नहीं हो। लेकिन मैंने देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, या वो भी इस बारे में जरूर सोचते होंगे कि हाँ, अगर जो सबसे सुपर रिच हैं, क्या उन पे इस तरह से टैक्स, वेल्थ टैक्स लगना चाहिए कि नहीं? जी, ये चर्चाएं हर वर्ष चलती हैं, और मुझे लग रहा है 1-2 वर्ष पहले भी ये चर्चा शुरू हुई थी, वेल्थ टैक्स लगाना या मीन्स एसेट्स पे कोई टैक्स लगाना, स्टेट टैक्स का फॉर्म ले लीजिए। मुझे लगता है कि सुपर रिच के ऊपर टैक्स लगाने के जो आयाम है वो सरकार ने काफ़ी हद तक टेक केयर कर रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो हायर इनकम टैक्स के ऊपर एक अलग से सरचार्ज और सेस लगा है, जो एक अच्छा खासा अमाउंट है। आप एक इनकम 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर
जिनकी भी आय होती है उनके ऊपर जो सरचार्ज और सेस की सारी सीमाएं हैं, तो वो लगभग 40% के इर्द गिर्द या उससे ऊपर भी चली जाती है। पूरा टैक्सेशन का उनके ऊपर जो कलेक्शन उनसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे आय पे टैक्स कम कलेक्ट कर रही है, उनसे आय पे टैक्स कलेक्ट कर रही है। लेकिन फिर भी हर साल एक ये खबर हमेशा आती है, हर साल कि इतने परसेंट लोगों के पास इतना वेल्थ है जी, देश के 50% 60%, या अमीर अमीर ज्यादा होते जा रहा है, गरीब गरीब, ये हमेशा एक सवाल आता है, हर बार एक खबर आती है हर साल। इसी वजह से मैंने ये सवाल आपका उस दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन इसको इस एस्पेक्ट से सोचना भी स्वाभाविक होगा कि अगर इस तरह के रिचर क्लास ने ऑलरेडी हायर टैक्स दे दिया, उसके बाद बचे हुए धन को, क्योंकि वो उद्यमी है, वो इन्वेस्टर है, तो वो पैसे को आइडियल नहीं रखता, उसको री एम्प्लॉय करता है, री इन्वेस्ट करता है। और री इन्वेस्ट एम्प्लॉय करने पर सरकार उससे जुड़ी हुई आय पे फिर से दोबारा टैक्स देता है। तो एक तरीके से रिवॉल्विंग उसका एसेट्स है। अब जहाँ तक जो एसेट्स उसकी कह लीजिए फिक्स एसेट्स है, जो सिर्फ बैंक में पड़ी है या जो रियल एस्टेट के फॉर्म में है, या ऐसी डेड एसेट्स जिसको आप कह सकती हैं, क्या उसके ऊपर वेल टैक्स लगाना चाहिए या कोई इस तरह का अन्य कर लगाना चाहिए? एक जरूर डिबेटेबल विषय है और देशों के माफिक यहाँ भी चर्चा की जा सकती है और एक आयाम सोचा जा सकता है। जी, एक और जो बड़ा मुद्दा पिछले 2-3 सालों में मैं देख रही हूँ वो है रोजगार का मुद्दा। वो रोजगार के ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में बिहार यूपी में तो रोजगार को लेके बहुत ज़्यादा, और महाराष्ट्र में भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रोजगार एक मुद्दा है। तो ये सरकार इस बजट में रोजगार सृजन के ऊपर भी कुछ बात कह रही है, नहीं कह रही है क्या? जी, रोजगार अवश्य ही एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, रहेगा। इतनी बड़ी डेमोग्राफी, भारत इतनी बड़ी प्रजातंत्र का देश है, हर वर्ष युवा बढ़ रहे हैं, यूथ बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो ये चिंता का विषय है, रहेगा। सरकार का काम है उसकी दिशा में प्रयास करना। बजट में ऐसा कोई ओपनली बात स्पेसिफिक यूथ के लिए नहीं कही गई है, लेकिन सरकार ने उस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए हैं या उस तरह की बातें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़रूर कहा है कि जब हम गाँव में ढेर सारा विकास करेंगे, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने सरकार का ध्यान हर वर्ग हर तबके पे है। उन्होंने बच्चों के एजुकेशन को डिजिटल माध्यम से कैसे हम टेलीविज़न के जरिए ई स्कूलिंग कराएंगे, वहाँ तक उनका ध्यान है। महिलाओं को आंगनवाड़ी में उन्होंने 2 लाख आंगनवाड़ियों का प्राविधान किया है कि इस तरह से महिलाओं को वहाँ कार्य मिले, रोजगार मिले। हर घर में जल पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर ढेर सारा ले हो, रूट्स बने, ढेर सारी ट्रेन्स चलें। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, स्टार्टअप्स के लिए ढेर सारी इंसेंटिव्स जो थी उसको और आगे तक बढ़ाया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बेनिफिट दिए गए थे वो 1 वर्ष और बढ़ाए गए। एसएमई सेक्टर में जो पैसे और रिलीज़ किए गए थे उनके बेनिफिट्स को लेने की भी कुछ अवधि बढ़ाई गई है। और सेक्टर्स को, खासतौर से जो इंटरटेनमेंट के सेक्टर्स थे या कह लीजिए जो सेक्टर बहुत प्रभावित थे पेंडेमिक से, हम उसको हॉस्पिटलिटी सेक्टर कह सकते हैं, उन सेक्टर्स के लिए भी सरकार ने एक अलग तरीके से व्यवस्था की है। तो सरकार जिस तरह से पूरा एक प्लेटफॉर्म ले करती है, चारों तरफ से दिशा निर्देश बनाती है या उनकी तरफ खर्च करती है, तो उसका अपरोक्ष प्रभाव निश्चित पड़ता है कि उससे जुड़े हुए रोजगार सृजित होते हैं, नए होते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, ये कहना एक बहुत जायज़ सी बात होगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रति खास तौर से पेंडेमिक में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आप देखती होंगी कि सड़कों से लेके, कस्बों से लेके ढेर सारे ऐसे व्यापार थे जो धीरे धीरे करके बहुत प्रभावित हो गए या गायब हो गए, उनकी रोजी रोटी मारी गई। उनके लिए सरकार ने बैकअप व्यवस्था में करके उनको फ्री राशन देना या उनको सुविधाएं पहुंचाना या कुछ किया, लेकिन रोजगार के दृष्टिकोण से वहाँ भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे पेंडेमिक अगर रूटीन हो गया या उतना सीरियस नहीं रह गया, तो इस दिशा में जैसे से देश बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए, अवसर भी बढ़ने चाहिए। जी जी। और एक और जैसे बात कही जा रही है क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल रूपी, ये डिजिटल रूपी कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें? पहले हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन लेते हैं, फिर डिजिटल करेंसी पे आते हैं। बेसिकली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी एक 2-3 वर्षों से मुद्दा बना हुआ था उसके टैक्सेशन को लेके। और क्रिप्टो करेंसी सदैव ऐसा रहा है कि आप देखेंगे उसका ग्रोथ मनमाने ढंग से, अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के साथ साथ देश में भी
उसका बहुत प्रचलन हो गया और लोग उसमें ट्रेड कर रहे थे। तो सरकार ने उसके ऊपर टैक्स के लिए कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो सरकार ने बहुत क्लियर इस बार एक 30% का टैक्सेशन स्लैब में कर दिया कि आपने 100 रुपये का लिया, 200 रुपये का बेचा, तो जो बढ़ा हुआ 100 रुपये है उस पर 30% सरकार को आपको देना है इनकम टैक्स के फॉर्म में। उसमें किसी तरह का लॉस आपका सेटअप नहीं होगा या कोई और चीज़ खर्चे वर्चे आप नहीं क्लेम कर सकते हैं जैसे और व्यवसाय में करते हैं। तो वो क्लैरिटी कर दिया कि 30% सरकार को उसमें से दीजिए। तो ये तो हो गया क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन की बात, जो थोड़ा सा डार्क और ग्रे एरिया था, जो क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिगुअस था, उसको क्लियर कर दिया। अब आता है डिजिटल करेंसी। सरकार ने डिजिटल करेंसी का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आरबीआई से मिलकर एक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि करेंसी के ऊपर हमें ये लगता है कि हम करेंसी की प्रिंटिंग, करेंसी की हैंडलिंग, करेंसी की मेंटेनेंस पे हम बहुत अच्छा खासा अमाउंट खर्च करते हैं साल दर साल। डिजिटल करेंसी और पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरीके से हमने वॉलेट्स पेमेंट और सारे डिजिटल पेमेंट्स के आयाम देखे, तो उसमें रिवोल्यूशन के साथ साथ सेविंग्स भी है। चाहे वो कॉस्ट को ले लीजिए, चाहे सुविधा को ले लीजिए, हर तरह से सेविंग है। तो अगर उस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो सरकार का दृष्टिकोण भी है कि डिजिटल की तरफ हम बढ़ें। तो डिजिटल करेंसी के ऊपर एक पॉलिसी बनेगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी ज़्यादा इसके डिटेल में फाइन प्रिंट्स पढ़ने पड़ेंगे बजट के, लेकिन डिजिटल करेंसी को पॉकेट तक पहुंचाना, डिजिटल पॉकेट्स में पहुंचाना और उससे ट्रेड कराना, उससे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस कराना, लेन देन कराना, एक बहुत ही दिलचस्प विषय होगा। बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा है। जी जी। दूसरा एक जो आखिरी सेगमेंट में जानना चाहूंगी, जो कृषि के ऊपर जो पिछले साल पूरी बात हुई, साथ ही एमएसपी को लेके बहुत सारी बात हुई और मांग रही किसानों की, उसको लेके सरकार इस बजट में क्या प्रावधान कर रही है? देखिए, जो मांग रही वो कृषि सुधार से जुड़ी हुई थी। कृषि सुधार के कुछ चीज़ें थी जो सरकार ने किया था, जो किसानों को रास नहीं आया, उस पर काफ़ी संघर्ष चला और अंततः सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। कृषि सुधार और किसानों की आय को दुगना करने का सरकार का एक लक्ष्य कहते रहे हैं और प्रयास करते रहे हैं। एमएसपी को भी लेके, चाहे वो एक फेयर मार्केट सेटअप करने की बात हो गई कि किसानों की आय कैसे दिया जाए, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था किसान कर्ज में डूबा रहता था, कर्ज लिया, फिर कर्ज माफ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के। तो उसके लिए सरकार तरह तरह से उपाय और प्रयास करती रहती है और ये प्रयास है। इस बजट से जुड़ी हुई जो किसानों के लिए उन्होंने चर्चाएं की हैं, वो अगर आप सेगमेंट के पहले बजट स्पीच में देखें तो उन्होंने वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उसमें किसानों को भी कवर किया है कि किस तरीके से उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात कही है, किस तरीके से छिड़काव करके क्रॉप्स को बचाने के लिए और प्लस उनको कुछ फैसिलिटीज़ देने के लिए बात कही है, जिससे किसानों को भी उसका लाभ मिले, जो कि पहले से उनको इंश्योरेंस सेक्टर में, पानी सेक्टर में आप देखेंगे कि ढेर सारे गांव-गांव में जल पहुंचाने की योजनाएं चल रही हैं कि हर गांव में, हर किसान के घर में नल से जल का एक अभियान है जो मिले। हर किसानों के यहाँ मतलब ढेर सारे मकान की व्यवस्थाएं, जो कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में उन्होंने किसानों को घर देने की बात कही है। महिलाओं को ढेर सारी सुविधाएं की जो उन्होंने चर्चा की थी उसको आगे किया है। तो किसानों के लिए भी इन जनरल कई इस तरीके की बजट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, लेकिन जो जनरल उनके लिए उनके जीवन में सुधार करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए है, वो निश्चित कृषि सुधार से हो सकता है या कृषि से जुड़ी उनकी समस्याएं का निदान करके हो सकता है। मनोज कुमार मेहता एक हमारे दर्शक को लिख रहे हैं कि बजट की बातें हमेशा हवा ही होती हैं। दरअसल बात यह है कि आपको एकदम से वो जितनी चीज़ें वो बातें की जाती हैं कि हम ये करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे होगा, तो लोगों को बड़ा ज़मीन पे एकदम से दिखता नहीं है, तो लोग उसको एकदम से कहने लगे कि वो हमेशा हवा ही होता है। ऐसा है? देखिए मनोज कुमार जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हवा ही होता है, लेकिन हाँ, किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं बजट को, उस पर ज़रूर होता है। क्योंकि हम लोग कई बार व्यक्तिगत लाभ को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं कि क्या बजट में हमें 3,000 का टैक्स रिलीफ मिल गया, 20,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, या इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ गई। तो कुल मिला के अगर उसका उद्देश्य देखा जाए तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की या छोड़ने की बात होती है, उससे आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट आता है। अगर सरकार ढांचागत सुधार कर दे, आपको अच्छी सुविधाएं दे दे, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो गांव तक सुविधाएं पहुंच जाएं, शहर में रहे हैं तो शहर में जो एक ट्रेडिशनली संघर्ष चल रहा है और जो जिस तरह से पॉपुलेशन का बहुत बड़ा लोड चल रहा है, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की बात हो गई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हो गया, कनेक्टिविटी को लेके हो गया, या
बाजार की बात हो गई, अवसर की बात हो गई, अगर उस तरह की सुविधाएं सरकार अपरोक्ष आपके जीवन को और अच्छे से कर दे तो शायद आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा बनस्पत के शॉर्ट टर्म में। आप देखें कि इस वर्ष में हमें बजट में 10,000 रुपये का फायदा हो गया या 15,000 का। जी बिल्कुल। अब लोग अगर पेट्रोल एकदम से 100 के पार चला जा रहा है, बिजली एकदम इतनी महंगी हो गई है, तो लोग ज़रूर उन सब चीज़ों को एक बार उनके एकदम लाइफ पर डायरेक्ट असर पड़ता ही है। तो शायद लोगों का भी वो सोचना उस तरह से गलत नहीं है। निसंदेह पेट्रोल क्योंकि एक डायरेक्ट और डीजल डायरेक्ट आपके महंगाई को इफेक्ट करती है, और क्योंकि वो एक ट्रक चलाने वाला भी उस डीजल और पेट्रोल से बहुत प्रभावित हो रहा है। बिजली भी सभी लोगों के अगर घर में, अगर आप सब लोगों को बिजली पहुंचा तो रहे हैं गांव-गांव में, लेकिन वो उसका जो बिल है वो कॉस्ट है भी बहुत ज़्यादा है। ये भी देखने वाली चीज़ है। खैर, हम इस चर्चा को आज यहीं पर अभी अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, और ऐसी ही कुछ और चर्चाओं में फिर दोबारा हम आएंगे आपके सामने लेके। थैंक यू वेरी मच।